नमस्कार। आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं, जनरल साइंस की सीरीज हमारी चल रही है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की सीरीज में हम बायोलॉजी पोर्शन पर चर्चा कर रहे हैं, जीव विज्ञान पर। तो जीव विज्ञान में हम बात करते हैं आज पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो हम बात करते हैं आज, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ये सिस्टम शब्द लिखा हुआ है, इस सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस तंत्र का मतलब क्या होता है। चलिए भाई बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा तंत्र, तंत्र सिस्टम देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिकाएं। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। कई सारी कोशिकाएं और एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, इसे हम टिश्यू कहते हैं। एक जैसा कार्य करने वाले ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। एक जैसे कार्य करने वाले अंगों के समूह को हम अंग तंत्र कहते हैं। एक जैसा कार्य करने वाले अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सारे अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का रचना करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, जिसे हम बॉडी कहते हैं। तो बात समझ में आई यहां तक? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, समान प्रकार के ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो हम बात करते हैं तंत्र का। तो तंत्र का मतलब होता है एक जैसा कार्य करने वाले अंगों का समूह। तो हम बात करते हैं, पीछे हमने बात की थी पाचन तंत्र की। तो इसका मतलब यह होगा कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि यह पाचन आखिर होता क्या है। गिर जाते निकाले। तो हम बात करते हैं पाचन। पाचन होता क्या है? डाइजेशन। तो पहले इसको समझते हैं पाचन क्या होता है। चलिए भाई देखते हैं। तो हमें पता है कि हम सजीव हैं और हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे सेल, हमारी कोशिकाएं बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर सकती। तो कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी कैसे?
तो कोशिकाओं को ऊर्जा, जो हम भोजन खाते हैं उसी से कोशिकाओं को ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अब कोशिकाओं को ऊर्जा की प्राप्ति हमारे द्वारा खाए हुए भोजन के पाचन से होगी। अब बात समझते हैं, पाचन होता क्या है, जरा बात समझना। एक बिल्कुल सरल सी परिभाषा, जो हम भोजन लेते हैं उसे हम कहते हैं जटिल भोजन। जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करना, सरल भोजन में बदलना, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब भाई ये जटिल भोजन और ये सरल भोजन क्या है, देखते हैं इसको। देखिए भाई, हम लोग खाते क्या है अपने भोजन में? हम लोग अपने भोजन में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। हम लोग खाते हैं अपने भोजन में वसा। हम लोग लेते हैं प्रोटीन। कितनी भी दाल रोटी चावल जो भी खाते हैं सब में मुख्य रूप से हमें तीन चीजें प्राप्त होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। हालांकि इसके अलावा हम कुछ खनिज, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ विटामिन भी लेते हैं, लेकिन उनका पाचन नहीं होता क्योंकि उनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। ऊर्जा की प्राप्ति हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मुख्य रूप से इन तीन से होती है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारी कोशिकाओं को चाहिए ग्लूकोज। हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, कोशिका को चाहिए ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। वसा हमने ली, लेकिन हमारे सेल को जरूरत है वसीय अम्लों की, वसीय अम्लों की या ग्लिसरॉल की, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल की, इनकी जरूरत है। हमने खाई प्रोटीन, लेकिन सेल को तो चाहिए अमीनो अम्ल, सेल को, कोशिका को जरूरत है अमीनो अम्ल की। तो भाई एक बात समझिए, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, वसा से वसीय अम्ल, प्रोटीन से अमीनो अम्ल, इस प्रोसेस को, ये बदलने के प्रोसेस को ही पाचन कहते हैं। अब एक बात समझते हैं, यहां पर हमने एक बात पढ़ी है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा, वसा वसीय अम्लों में बदलेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदलेंगे। तो ये सब किस प्रक्रिया से होगा? किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा? तो यहां पर एक जैव उत्प्रेरक भाग लेगा। इस प्रक्रिया में एक जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक भाग लेगा, जिसे हम बोलेंगे एंजाइम। क्या बोलेंगे? एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है भाई? तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है, जो कि अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं थोड़ी सी एंजाइम के बारे में। एंजाइम, तो एंजाइम है क्या? तो एंजाइम है जैव उत्प्रेरक। एंजाइम है जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट। किसके बने होते हैं ये? तो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब ये एंजाइम बनते कहां से हैं? कहीं ना कहीं तो इनका निर्माण होता होगा। तो हम बात देखते हैं कि एंजाइम ये बनते कहां है। चलिए भाई, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं
जो स्रावी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर से कुछ ना कुछ सेक्रेट होता रहता है, कुछ ना कुछ स्राव होता रहता है। इन्हीं स्रावी कोशिकाओं से बने हुए अंगों को ही हम क्या कहते हैं? इन्हीं स्रावी कोशिकाओं से बने हुए अंगों को ही हम ग्रंथि बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड किससे मिलकर बनी होती है? तो ग्लैंड स्रावी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इस ग्लैंड से क्या क्या निकलेगा? तो इस ग्लैंड से या तो कोई रस निकलेगा सामान्य, या तो एंजाइम निकलेंगे, या तो यहां से कोई रस निकलेगा, या यहां से कोई एंजाइम निकलेंगे, या तो इसमें से कोई हार्मोन का स्राव होगा, कोई हार्मोन निकलेंगे। चलिए भाई, यदि इन ग्रंथियों से किसी रस या एंजाइम का स्राव हो रहा है, इसका मतलब ये ग्रंथि कहलाएगी बहिस्रावी ग्रंथि। अगर इससे हार्मोन का स्राव हो रहा है तो ये कहलाएगी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बात समझ में आई? एक सवाल पूछा जाता है यहां से, बहिस्रावी ग्रंथियों से किस चीज का स्राव होता है? तो बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का स्राव होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है। क्लियर बात यहां तक की? चलिए, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, यानी ट्यूबुलर होती हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां नलिकाहीन होती हैं, यानी ट्यूबलेस होती हैं। ये होती हैं ट्यूबलेस। क्लियर बात यहां तक की? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करेंगी, बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करेंगी, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिकाहीन होंगी, बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल यहां से ये आया कि पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथियां भाग लेंगी? तो पाचन तंत्र में बहिस्रावी ग्रंथियां भाग लेंगी। क्यों? क्योंकि हमें पाचन तंत्र में किसकी जरूरत पड़ने वाली है? एंजाइम की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर बात यहां तक? चलिए, तो हमने एंजाइम समझ लिया। अब हम बात समझते हैं थोड़ी सी आगे। चलिए, हम बात समझते हैं पाचन में, पाचन क्रिया में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, या पाचन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। पाचन के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इन प्रक्रियाओं को हम ध्यान से समझते हैं। पाचन में सबसे पहला प्रोसेस जिसे हम कहते हैं अंतः ग्रहण। पाचन में सबसे पहला जो स्टेप है उसे हम बोलते हैं अंतः ग्रहण, जिसे हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन, अंतः ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना, मुख में ग्रहण करना ही अंतः ग्रहण कहलाता है। तो पाचन का सबसे पहला जो स्टेप है उसे हम बोलते हैं अंतः ग्रहण। पाचन का दूसरा स्टेप, जैसे ही आपने भोजन खाया उसी के साथ साथ ही आपका शुरू हो जाएगा डाइजेशन, यानी दूसरा स्टेप पाचन, डाइजेशन। तीसरा जो स्टेप होगा इसमें, इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान, तो जो तीसरा स्टेप होगा पाचन होने के बाद आपका शुरू हो जाएगा अवशोषण। अवशोषण जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चलिए, तीसरा स्टेप अवशोषण के बाद जो हमने भोजन पच चुका है उससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको शरीर के अंदर अवशोषित करना, सेल्स के द्वारा अवशोषित करना ही अवशोषण कहलाता है। चौथा स्वांगीकरण। इसको हम समझेंगे कि स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है। स्वांगीकरण इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन। नेक्स्ट, पांचवा और अंतिम स्टेप, स्वांगीकरण के बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी जो हमारे वेस्ट फूड बचेगा शरीर में, बेकार भोजन बचा है, उसको शरीर के बाहर निकालना इस उत्सर्जन कहलाता है। तो क्लियर बात यहां तक। तो पाचन की प्रक्रिया में 5 प्रोसेस देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा उत्सर्जन। चलिए भाई, अब इनको एक एक करके बात समझते हैं। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना, मुख गुहा में रखना, भोजन को ग्रहण करना, अंतःग्रहण। जैसे ही अंतःग्रहण होता है उसके बाद अगला स्टेप डाइजेशन, पाचन का शुरू होता है। और पाचन के बाद फिर जैसे ही पाचन पूरा हो जाता है, फिर भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मीन्स ये होता है अवशोषित जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अवशोषित करने के बाद कोशिकाओं तक, टिश्यू तक पहुंचाना, इसी यही काम क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद जो वेस्ट फूड बचेगा उसी चीज को हम कहते हैं उत्सर्जन। चलिए अब हम देखते हैं आगे। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, अंगों का समूह है जो क्या करेगा, जो पाचन क्रिया कराने में सहायता करेंगे, उन अंगों के समूह को बोलते हैं। तो कौन कौन से अंग पाचन क्रिया में सहायता करते हैं ये हम जरा देखते हैं इसमें। सबसे पहला, सबसे पहला अंग है आहार नल। पाचन तंत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, एक तो आहार नल और दूसरा होता है सहायक सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यहां लिख देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब जो आहार नाल वाला भाग है इसको हम पढ़ेंगे अभी। आहार नाल की लंबाई लगभग 33 फीट या 9 मीटर होती है। आहार नाल कहां से कहां तक, आहार नाल हमारे मुख गुहा से लेकर एनस तक, गुदा तक का भाग आहार नाल कहलाता है। इसके अंतर ये वो भाग है जहां पर भोजन होकर गुजरता है, उसी को हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, इन अंगों को हम देखते हैं कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग शामिल किए जाते हैं या कौन कौन से अंग यहाँ पर आते हैं। तो आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहला जिसे हम कहते हैं मुख गुहा। तो आहार नाल में सबसे पहला जो है वो कौन सा अंग आएगा, मुख गुहा, जिसे हम माउथ कैविटी माउथ कैविटी कहते हैं। दूसरा, मुख गुहा के बाद दूसरा भाग जो इसमें आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रास नली। ग्रास नली, जिसे हम कहेंगे ईसो ईसोफेगस ईसोफेगस। इसके बाद ग्रास नली के बाद तीसरा भाग आमाशय कहलाएगा, जिसे आप नॉर्मल भाषा में पेट कहते हैं, आमाशय, जिसे स्टमक कहते हैं, जिसे स्टमक कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं आमाशय के बाद जो चौथा भाग आता है इसमें, वो आता है इसके बाद छोटी आंत। इसके बाद अगला भाग है छोटी आंत, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद अगला और लास्ट भाग जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज
इंटेस्टाइन। तो क्लियर हुई बात यहां तक। आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख गुहा, आहार नाल का दूसरा भाग ग्रास नली, आहार नाल का तीसरा भाग आमाशय और आहार नाल का चौथा भाग छोटी आंत और आहार नाल का अगला भाग पांचवा अंतिम भाग बड़ी आंत। तो ये जितने भाग हैं ये सब शामिल होते हैं आहार नाल के अंतर्गत। इसके बाद सहायक पाचक ग्रंथियों में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन से भाग शामिल होते हैं इनको हम जरा समझते हैं यहां पर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहला मुख गुहा में जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उसे हम कहते हैं लारीय ग्रंथियां। तो सबसे पहला लारीय ग्रंथियां, जिसे हम इंग्लिश में सैलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। लारीय ग्रंथियां कहाँ होती हैं? ये मुख गुहा में। लारीय ग्रंथियों के बाद जो हमारा जठर वाला भाग आता है, आमाशय वाला भाग आता है, इसमें पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं इसको। जठर ग्रंथियों के बाद जो हमारा अगला छोटी आंत वाला आता है, छोटी आंत के आगे तीन भाग होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल में। उसमें एक भाग होगा ग्रेडी डेडुनम, उसके पास या उसी में जो अपना रस देते हैं यकृत, लीवर और अग्न्याशय, यकृत और अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज बोलते हैं इसको। तो ये दो ग्रंथियां। इसके बाद छोटी आंत में ही हमारी पाई जाती हैं आंतरीय ग्रंथियां, आंतरीय ग्रंथियां। तो ये है हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र। सबसे पहला भाग आहार नाल जो कि 33 फीट या 9 मीटर का होता है। आहार नाल में सबसे पहला भाग मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत। इसके बाद फिर सहायक पाचक ग्रंथियों में फिर बात करते हैं लारी ग्रंथियों की, और लारी ग्रंथियों के बाद जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियों के बाद यकृत, यकृत के बाद अग्नाशय, अग्नाशय के बाद आंतरिक ग्रंथियां इंटेस्टाइनल ग्लैंड। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले एक एक करके इन्हीं अंगों को हम पढ़ते हैं और इन्हीं अंगों के बारे में पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। चलिए हम एक बात आपको डायग्राम दिखा के दिखाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स का। ये है हमारा डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का। चलिए इसको हम समझते हैं। ये पेन लेते हैं अलग कलर से जो आपको क्लियर दिख जाए, ये लेते हैं। चलिए सबसे पहला आप भाग देख रहे हो, इसमें ये लिखा हुआ है आपका माउथ। सबसे पहला भाग माउथ, इसी को हम माउथ कैविटी या मुख गुहा कहते हैं, जो हमने पढ़ा था आहार नाल का पहला भाग। इसके बाद इसी मुख गुहा में आप ये देख रहे हो सैलाइवरी ग्लैंड्स, जिसे हम कहते हैं लारीय ग्रंथियां। इसी सैलाइवरी ग्लैंड को ही हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। तो दूसरा भाग लार ग्रंथियां आपने देख लिया। इसके बाद ये जो भाग आपको दिख रहा है ईसोफेगस, इसी को हमने कहा था यही है ग्रास नली। तो मुख गुहा, मुख गुहा के बाद अगला भाग कौन सा आ गया? ग्रास नली। यही ग्रास नली यहां से होती हुई फिर ये ग्रास नली भोजन को कहां भेजेगी? ये जो हमारा भाग दिख रहा है यही भाग है स्टमक। क्या बोलते हैं इसी को? स्टमक, या इसी को हम कहते हैं आमाशय। क्या कहा जाता है इसी को? आमाशय। इसके बाद ये जो पत्ती नुमा संरचना दिख रही है आपको, ये इसी भाग को हम बोलते हैं पैनक्रियाज, या इसी को हिंदी में कहते हैं हम अग्न्याशय, अग्न्याशय। इसके बाद ये आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का ये वाला भाग,
ये जो ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है यही है आपका गाल ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं पित्ताशय। इसमें पित्त रस का संचय होगा, अभी हम आगे बात करेंगे इसकी। पित्ताशय, पित्ताशय। चलिए नेक्स्ट, ये जो आपको दिख रही है ये अंदर वाला भाग, हाईलाइट दिखाते हैं आपको, ये वाला भाग। चलिए ये जो भाग आपको दिख रहा है ये पूरा, ये अंदर वाला भाग यही है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसी को हम कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसके बाद ये छोटी आंत के चारों तरफ ये जो संरचना दिख रही है यही है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। क्लियर बात यहां तक की। चलिए इसके बाद इसी बड़ी आंत के 3 भाग होंगे, आगे पढ़ेंगे हम। ये वाला भाग सीकम, सीकम के ही एक तरफ अपेंडिक्स, जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। और ये जो दूसरा वाला भाग इधर वाला जिसे रेक्टम बोलते हैं, ये पूरा है रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। और इसी मलाशय के एक किनारे पर एनस पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये भाग कहलाता है लीवर, यकृत, क्योंकि एक ग्लैंड है। अभी आगे बात करेंगे इसकी हम। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक अंग क्लियर हो चुके हैं। ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं, एक एक अंगों की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला है मुख गुहा। सबसे पहला जो आहार नाल का भाग है वो है मुख गुहा, जिसे हम कहते हैं माउथ कैविटी, या इसी चीज को कई नाम है इसके। इसी चीज को हम कहते हैं एक नाम में ओरल कैविटी। ये सारे इसके नाम है। एक नाम इसका बकल कैविटी भी आता है मुख गुहा का। चलिए अब हम बात करते हैं मुख गुहा में क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुख गुहा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात, मुख गुहा में क्या क्या होता है। सबसे पहला सवाल तो यहां से यही आएगा कि आहार नाल का ये पहला भाग होता है। आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है। तो आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा कहलाता है। चलिए मुख गुहा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो मुख गुहा में दांत होते हैं, मुख गुहा में जीभ होती है, मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं। 3 चीजें होंगी, मुख, दांत होंगे, जीभ होगी और लार ग्रंथियां होंगी। ये 3 चीजें हमारे मुख गुहा में होंगी। इन एक एक के बारे में स्टडी करेंगे और तब जाके हमारा मुख गुहा कंप्लीट होगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं दांत की। सबसे पहले हम बात करेंगे दांत के बारे में, क्या क्या चीजें दांत के बारे में इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सबको देखेंगे हम। दांत, चलिए तो सबसे पहला सवाल कि दांतों का अध्ययन हम साइंस की किस ब्रांच में करते हैं। दांतों की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो दांतों की स्टडी को हम बोलते हैं डेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को, दांतों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी। चलिए अगर आपको दांतों में कोई समस्या हुई तो आप डॉक्टर के पास जाते हो
तो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम, डॉक्टर को क्या कहा जाता है, या जो इसकी पढ़ाई करता है, इसकी पढ़ाई करने वाले को क्या कहा जाता है, डेंटिस्ट। क्या कहा जाता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। चलिए अब हम हमारे ह्यूमन के, हमारे मनुष्यों में, हम लोगों में जो दांत होते हैं, जो टीथ पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुण होते हैं, उसकी बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारे दांतों का जो गुण होता है, हम लोग दांतों के आधार पर हेटेरोडोंट कहे जाते हैं, यानी सबसे पहला गुण विषम दंती। सबसे पहला गुण विषम दंती। क्यों विषम दंती या हेटेरोडोंट कहलाते हैं, हेटेरोडोंट हम लोग विषम दंती क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के दांत पाए जाते होते तो समदंती कहलाते, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं इसलिए हम विषम दंती कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आगे की बात है, अभी हम इसमें बात करेंगे आगे। दूसरा गुण होता है गर्त दंती। गर्त दंती क्यों कहे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं थीकोडोंट। गर्त दंती क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं वो मसूड़ों के अंदर स्थित सॉकेट में धसे होते हैं। मसूड़ों के अंदर धसे होने के कारण ही हम गर्त दंती कहलाते हैं। तीसरा भाग, तीसरा जो हमारे दांतों का गुण है उसे हम कहते हैं द्विवार दंती। द्विवार दंती, तो मनुष्य द्विवार दंती होते हैं। द्विवार दंती इसके नाम से देखिए, द्विवार दंती यानी जीवन काल में 2 बार आने वाले, हमारे मुख गुहा में दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए हम द्विवार दंती कहलाते हैं। इसे हम कहते हैं बाइफाइकोडोंट। तो क्लियर हुई बात। अब हम इसी के बारे में एक एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे अभी आगे। चलिए, तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि हमारे जो टीथ होते हैं वो हम लोग विषम दंतियों की श्रेणी में आते हैं। विषम दंती क्यों विषम दंतियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हमारे मुख गुहा में 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलिए भाई, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अभी हम दिखाएंगे डायग्राम आपको। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तो सबसे पहला जिसे हम कहते हैं कृंतक। सबसे पहले को हम कहते हैं कृंतक, जिसे हम कहते हैं इंसीजर। इंसीजर। दूसरा रदनक। रदनक, जिसे हम कहते हैं कैनाइन। रदनक को कैनाइन। तीसरा जिसे हम कहते हैं अग्र चमड़क। अग्र चमड़क। प्रीमोलर। प्रीमोलर। इसके बाद लास्ट चमड़क, इसे हम कहते हैं मोलर। मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं। अब इनकी संख्या के बारे में बात कर ले कि जो कृंतक है, जो इंसीजर है, वो इंसीजर की संख्या कितनी होती है। तो जो इंसीजर है, इंसीजर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्रीमोलर होते हैं 8, मोलर होते हैं 8 + 4 यानी 12। 8 + 4 क्यों लिखा इसको, बात समझते हैं इसको। 8 + 4 क्यों लिखा गया, देखते हैं। ये जो 4 हैं ये हमारे मुख गुहा में अवशेषी अंगों के रूप में होते हैं। ये अवशेषी अंग कहलाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। क्यों, इन्हीं को हम बोलते हैं अक्ल के दांत। क्या कहा जाता है इसको, अक्ल के, इसी को हम कहते हैं अक्ल के दांत। अक्ल के दांत। चलिए, जो ये इंसीजर हैं इनका काम होता है भोजन को
काटना, भोजन को काटना। और इन्हीं इंसीजर को हम स्माइली टीथ भी कहते हैं, स्माइली टीथ। क्यों? क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो यही हमें दिखाई देते हैं। हंसते समय तो सारे दिखाई देते हैं, लेकिन स्माइल करते समय यही हमें दिखाई देते हैं। जो कैनाइन है, प्रदनक, ये काम क्या करते हैं? भोजन की चीड़ फाड़ करने की, यानी भोजन को चीरना फाड़ना, भोजन की चीड़ फाड़, चीड़ना फाड़ना, ये काम किसका है? ये काम है कैनाइन का। तो भोजन की चीड़ फाड़ करने का काम कैनाइन करते हैं। अग्रचर्वणक की बात करें तो अग्रचर्वणक का काम है भोजन को पीसना या चबाना, भोजन को पीसना, ये काम किसका है? अग्रचर्वणक का। इसके बाद जो चर्वणक बचे हैं, चर्वणक का काम है भोजन को चबाना और चबाने के साथ साथ भोजन को लार के साथ मिलाना, लार के साथ मिलाना, यह काम है अग्रचर्वणक का, सॉरी चर्वणक। क्लियर बात यहां तक की? अब हम इसके बारे में और डिटेल से आगे पढ़ते हैं। चलिए, हमारे दांतों की दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। चलिए हम पहले दांतों का एक डायग्राम देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं दांत कौन कौन से कहाँ कहाँ पर होते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है जो हम आपको दिखाते हैं। चलिए भाई, दांत वाली इमेज ये है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, ये ऊपरी जबड़ा, इसे लिखा हुआ है अपर जा। दो जबड़े होते हैं, एक ऊपरी एक निचला जबड़ा, अपर जा। और ये है हमारा लोअर जा। जो अपर जा है इसकी हड्डी मैग्जिला हड्डी कहलाती है, मैग्जिला बोन कहलाती है, इसलिए ऊपरी जबड़े को हम मैग्जीब्यूलर कहते हैं। ऊपरी जबड़े को हम मैग्जीब्यूलर जॉ बोलते हैं, मैग्जीब्यूलर जॉ। जो निचला जबड़ा है उसी को हम कहते हैं मैंडीब्यूलर जॉ। मैंडीब्यूलर जॉ क्यों? क्योंकि निचले वाले जबड़े की हड्डी मैंडीब्यूलर हड्डी या मैंडिबल हड्डी कहलाती है, इसलिए निचला जबड़ा मैंडीब्यूलर। 16 ऊपरी जबड़े में, 16 निचले जबड़े में। सबसे पहले आप देखिए इन चार दांतों को, ये लिखे हुए हैं इंसीजर, ये लिखे हुए हैं इंसीजर। तो ये चार दांत जो हैं ये हैं इंसीजर। इसके बाद इन चार दांतों के बाद जो आपको ये दांत दिख रहे हैं, एक एक, पहले ऊपर समझ लेते हैं। पहले ये दोनों दांत कहलाते हैं कैनाइन, दूसरे जो हमने रजनक पढ़े थे। अब इसके बाद आप बात ध्यान से समझना, एक एक दो, ये दोनों हैं प्रीमोलर, जिसे हमने कहा था अग्रचर्वणक। ये फर्स्ट प्रीमोलर, ये सेकेंड प्रीमोलर। इसके बाद 1 2 3, ये तीनों ये कहलाते हैं मोलर, जिसे हमने चर्वणक कहा था। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। बात याद रखना, ये जो थर्ड मोलर है तीसरा चर्वणक, इसी तीसरे चर्वणक को ही विजडम टीथ यानी अकल के दांत कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अब आप गिन लीजिए इसको, कौन कौन से दांत कितने हो गए संख्या में, आप समझिए ध्यान से। 1 2 3 4, ऊपर 4, नीचे देखिए 1 2 3 4, ये 8 हो गए आपके क्रम तक। इसके बाद
1 2 3 4, ये आपके 8 और 4 हो गए कैनाइन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम 1 2 1 2 4 2 4, यहाँ 8 हो गए आपके प्रीमोलर। इसके बाद 1 2 3 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए आपके मोलर। क्लियर हो गई बात? देख लीजिए आप डायग्राम एक बार, ये सारे आपके दांत क्लियर हो गए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। दांतों की हमारे दूसरी प्रॉपर्टी थी द्विवार दंती। हम लोग द्विवार दंती होते हैं। भाई क्यों कहे जाते हैं हम लोग द्विवार दंती, बात समझते हैं हम ध्यान से। दूसरा गुण है हमारे दांतों का द्विवार दंती। क्यों भाई द्विवार दंती हम लोग कहे जाते हैं? क्योंकि हमारे मुख में जो दांत होते हैं, हमारे मुख में दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं, जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए हम द्विवार दंती कहलाते हैं। दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं, जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए हम द्विवार दंती कहलाते हैं। चलिए भाई इसके आधार पर एक तो होते हैं हमारे स्थायी दांत, जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, एक तो है स्थायी दांत, और एक होते हैं अस्थायी दांत। स्थायी दांत और अस्थायी दांत। तो जो अस्थायी दांत होते हैं ये दरअसल आते हैं पहले और फिर टूट जाते हैं, इसलिए इन अस्थायी दांतों को हम एक नाम और देते हैं, इन्हीं को ही कहा जाता है दूध के दांत, मिल्क टीथ। कितने होते हैं ये? संख्या होती है इनकी 20। अब जरा बात समझना ध्यान से, कुल दांत कितने होते हैं? 32 यानी 32। 20 तो हो गया स्थायी, इसका मतलब 12 हो गए स्थायी। नहीं, स्थायी दांत पूरे 32 होते हैं। कैसे होते हैं 32? ध्यान समझते हैं इसको। सबसे पहले जो 20 दांत आए हैं ये हमें पता है कि टूट जाएंगे, इसलिए अस्थायी हो गए। अब वो टूटने के बाद फिर वो 20 उगेंगे और उन 20 के साथ साथ ये 12 भी आएंगे, इसलिए अब ये आए हैं और ये अब परमानेंटली रहेंगे, इसलिए ये 32 के 32 दांत हो गए स्थायी दांत। क्लियर बात? इन अस्थायी दांतों में कौन कौन से दांत होंगे ध्यान से समझना। इन अस्थायी दांतों में 8 तो इंसीजर होंगे, प्लस 4 कैनाइन होंगे, प्लस 0 प्रीमोलर होंगे, यानी एक भी प्रीमोलर नहीं होगा, प्लस 8 मोलर होंगे। अब बात यहां ध्यान से समझिएगा, इंसीजर पूरे हैं, कैनाइन पूरे हैं, प्रीमोलर अग्र चवाणक यहां पर एक भी नहीं है। तो यह बात आपको ध्यान देनी है, ये पेपर में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी दांतों में, दूध के दांतों में या अस्थायी दांतों में कौन से दांत अनुपस्थित रहते हैं? अस्थायी दांतों में या दूध के दांतों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? तो सबसे पहली बात अग्र चवाणक अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद मोलर हमारे कितने होते हैं? 12, लेकिन यहां लिखे हैं 4, यानी एक मोलर भी अनुपस्थित है। कौन सा? वही अक्ल के दांत वाला जिसे हमने कहा था तीसरा चवाणक। तीसरा चवाणक, ये तीसरा चवाणक भी यहां से अनुपस्थित होता है, यानी तीसरा चवाणक भी यहां पर शामिल नहीं होता। क्लियर हो गई बात? चलिए स्थायी दांतों में 32 होंगे। अब इसके बाद कुछ हम और समझते हैं आगे, और इसको ध्यान से देखते हैं लोग। इसका तो हम साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो सबसे पहला सवाल इसी का कि हमारे मुख में या दांतों में कितने दांत जीवन काल में एक बार आते हैं। तो जीवन काल में एक बार आने वाले या उगने वाले, जीवन काल में एक बार आने वाले जीवन काल में एक बार आने वाले, तो कितने दांत जीवन काल में एक बार आते हैं। तो 12 दांत, 12 दांत जीवन काल में एक बार आते हैं। दूसरा सवाल, जीवन काल में 2 बार आने वाले, जीवन काल में 2 बार आने वाले, तो 2 बार कितने दांत आते हैं। तो भाई 20, जो मिल्की टीथ थे, जो अस्थायी दांत थे, वो जीवन काल में 20 दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं, और जो 12 दांत हैं वो जीवन काल में एक ही बार आते हैं। चलिए, क्लियर बात हो गई यहाँ तक। तो दांतों के बारे में 2 चीजें हमने पढ़ ली, कौन कौन से, किनके क्या काम है, संख्या कितनी होती है, और उसके अलावा कौन कितनी बार आता है, अस्थायी और स्थायी दांत कितने होते हैं। चलिए, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दांतों के बारे में और चीज देखते हैं। चलिए, तो सवाल हमारा है कि जो हमारे दांत हैं ये डेंटिन बने होते हैं। सबसे पहली बात तो डेंटिन, इसी डेंटिन के ऊपर इनामेल की परत चढ़ी होती है, जिसे हम एनामेल बोलते हैं, इनेमल भी बोला जाता है। इनामेल की परत चढ़ी होती है, और ये इनामेल जो होता है किसका बना होता है। तो ये इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये इनामेल है, इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्यों सबसे कठोर है? क्योंकि इनामेल, एक सवाल अक्सर ये भी पूछा जाता है कि इनामेल में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है। तो इनामेल में 0% पानी पाया जाता है, इसलिए इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्लियर कहानी यहां तक की। चलिए, और इसी इनामेल के कारण हमारे दांत चमकते हुए बड़ा सुंदर दिखाई पड़ते हैं, इसी इनामेल की परत के कारण। और इनामेल ही हमारे दांतों को कठोरता प्रदान करता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के हमारे दांत बने होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो दांतों के बारे में इतना काफी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा भाग हमारे मुख गुहा में जो होता है वो है जीभ। तो दूसरा भाग जीभ, हम टंग कहते हैं। जीभ के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले हम आपको जीभ का एक डायग्राम दिखाते हैं। जीभ का डायग्राम आपके सामने ये है। ये है हमारा जीभ का डायग्राम। अब हम इसको समझते हैं पहले, फिर हम इस डायग्राम की बात करेंगे। चलिए, तो जीभ की बात करें तो सबसे पहला सवाल, जीभ एक संवेदी अंग है, याद रखना ये।
संवेदी अंग, सेंसिबल ऑर्गन है। अब भाई संवेदी अंग है तो हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग होते हैं? तो हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं। कौन कौन से? तो एक तो हो गया जीभ। संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? जीभ, आंख, कान, त्वचा, नाक। जीभ, आंख, कान, त्वचा, नाक, ये 5 संवेदी अंग है। क्या करते हैं ये चीजों को सेंस करने का काम करते हैं। चीजों को सेंस करने का काम, और उन सिग्नल्स को दिमाग के पास भेजते हैं। दिमाग बताता है कि ये क्या चीज है। चलिए, तो जीभ एक संवेदी अंग है, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये बात हो गई हमारी कि 5 हमारे संवेदी अंग होते हैं। तो ये हो गया काम खत्म। चलिए नेक्स्ट, जो जीभ है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। जीभ एक मांसल अंग है, मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जीभ में मांसपेशियां होती हैं, जीभ में हड्डियां नहीं होती, इसलिए जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशी अंग होता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई, तो लगभग इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर की होती है। जीभ की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर। और जीभ जिस हड्डी से जुड़ी होती है उस हड्डी का नाम होता है आयड बोन। कंकाल तंत्र में हम इन हड्डियों के बारे में देखेंगे। आयड हड्डी, तो जीभ कौन सी हड्डी से जुड़ी होती है? तो जीभ हायड हड्डी से जुड़ी होती है। और ये हायड हड्डी हमारे गले में पाई जाती है। इसे हम यू आकार की हड्डी भी बोलते हैं। जब कभी कोई आत्महत्या करता है तो उस समय फंदा फांस लगा के, तो उस समय ये हाइड हड्डी टूट जाती है, तभी जीभ बाहर की ओर अटक आती है। क्लियर हुई बात? तो जीभ किस हड्डी से जुड़ी होती है? हाइड हड्डी से। लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। जीभ एक मांसल अंग है। जीभ संवेदी अंग होता है। अब जीभ पर, जीभ स्वाद लेने का काम करता है, तो जीभ पर टेस्टिंग बड्स यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ पर क्या होती है? जीभ पर स्वाद कलिकाएं, टेस्टिंग बड्स। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं टेस्टिंग बड्स, स्वाद कलिकाएं। और इन्हीं स्वाद कलिकाओं को कभी कभी एक नाम से पेपर में पूछेगा, इन्हीं स्वाद कलिकाओं को पैपिली कहा जाता है। पैपिली, तो आपसे पूछा जाए पैपिली कहाँ होती है, तो जीभ पर। इन्हीं स्वाद कलिकाओं को हम पैपिली कहते हैं। कई अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनसे हम अलग अलग प्रकार का स्वाद लेते हैं। ये आपके पास डायग्राम बना हुआ, चला इसको समझ लेते हैं। जीभ के सबसे आगे वाले भाग से, जीभ के सबसे आगे वाले भाग से हमें मीठे का स्वाद आता है, लिखा हुआ है स्वीट। साइड से इसके बाद नमकीन का स्वाद आता है, इसके बाद खट्टे का स्वाद आता है, ये तीखा, इसे आप बीटर कहते हो, कड़वा। और इसके बाद यहाँ पर गिंगर गार्लिक का एक जो अपना एक अदरक लहसुन वाला स्वाद है वो मिलता है। तो सबसे आगे से मीठा, उसके बाद साल्ट यानी नमकीन, उसके बाद खट्टा, उसके बाद तीखा। क्लियर हो गई बात यहां तक की? चलिए, तो जीभ की कहानी खत्म। अब हम बात करते हैं इसके बाद, तो तीसरा भाग है हमारे मुख गुहा में, वो होती है हमारी लार ग्रंथियां। जो तीसरा भाग मुख गुहा में है वो है लार ग्रंथियां, यानी सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड। अब हम बात करते हैं इनको, सैलाइवरी ग्लैंड को। एक डायग्राम आपको दिखाते हैं हम सैलाइवरी ग्लैंड का। कहाँ गया सैलाइवरी ग्लैंड? ये है। चलिए देखिए भाई, चलो घबराना, ये देखिए। चलिए भाई देखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले आपको ग्लैंड दिख रही है, ये कान के नीचे। इस पेन से सबसे पहले आपको ग्लैंड दिख रही है, ये कान के नीचे, ये हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये ग्लैंड।
ये, और इसी ग्लैंड को हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अभी हम बताएंगे कि कौन। तो ग्लैंड सबसे पहले आपको दिख गई पैरोटिड ग्लैंड, और इसके बाद ये आपको एक ग्लैंड दिख रही है, ये इस ग्लैंड को कहते हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, जो जबड़े के नीचे होती है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। एक ग्लैंड आपको ये दिख रही है, ये, इसको हम कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड हैं, 3 जोड़ी में, यानी संख्या में 6, जोड़ी में 3। पैरोटिड कान के नीचे, सब मैंडिब्यूलर निचले जबड़े में, सब लिंगुअल जीभ के नीचे। तो 2 कान के नीचे, 2 जबड़े के नीचे, 2 जीभ के नीचे। तो ये आपकी जो है, ये आपकी 3 जोड़ी यानी 6 लारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। चलिए इसको हम चलिए, तो सबसे पहले लार ग्रंथियों में, लार ग्रंथियां कितनी होती हैं संख्या में? तो ये 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी, ध्यान रखना, 3 जोड़ी, संख्या में 6, संख्या में पूछेगा तो 6, जोड़ी में तो 3 जोड़ी। चलिए भाई, नाम क्या क्या है इनके? तो पहली, इसके हम बोलते हैं पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। तो पहली है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी है सब मैंडी, सब मैंडिब्यूलर, तीसरी है सब लिंगुअल। तो ये भी संख्या में 2 होती हैं, ये भी संख्या में 2 होती हैं, ये भी संख्या में 2 होती है। तो 6 हो गई। कहाँ कहाँ? पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड निचले जबड़े में, सब लिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसी पैरोटिड ग्लैंड में ही आपने सुना होगा मम्स हो जाते हैं एक वायरस के इन्फेक्शन से। मम्स, इस वायरस को हम कहते हैं पैरामाइक्सी। इस पैरामाइक्सी वायरस से ही हमारे मुख में, हमारे इस पैरोटिड ग्लैंड में मम्स हो जाते हैं, जिसे गलसुआ रोग कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? गलसुआ रोग, इसे हम मम्स कहते हैं। क्लियर बात? सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो पैरोटिड ग्लैंड है। सबसे ज्यादा लार बनाने वाली जो ग्रंथि है वो है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। क्लियर बात इतनी? चलिए, अब लार ग्रंथियां करती क्या है? तो लार ग्रंथियां लार का स्राव करती है, लार निकालती है भाई। अब इस लार का सबसे पहली बात, पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना, इस लार का पीएच मान होता है 6.8। आपको पता होगा पीएच स्केल पर अगर किसी भी चीज का वैल्यू, कोई भी वो है, तो उसकी वैल्यू अगर 7 होती है तो इसका मतलब वो उदासीन नेचर का है। अगर 7 से कम है तो इसका मतलब एसिडिक या अम्लीय नेचर का है। अगर 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्षारीय बेसिक नेचर का है। तो वैल्यू यहां पर आपको दिख रही है 6.8, यानी 7 से कम है। तो ये नेचर इसका हल्का अम्लीय है। नेचर इसका कैसा है? हल्का अम्लीय है। क्लियर हो गई बात? अब लार में कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि इसमें जल होगा, मैक्सिमम 90 to 95% तो जल होता है। इसके अलावा इसमें एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, और इसी में आपका होता है लाइसोजोम या लाइसोजाइम।
ये लाइसोजाइम जो है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल, जिसे हम कहते हैं जीवाणु, जिसे हम कहते हैं जीवाणु रोधी, एंटीबैक्टीरियल जीवाणु रोधी। क्या होता है, अगर आप कभी कोई बैक्टीरिया लगे हुए, कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु लगे हुए अगर आपने भोजन खा लिया, तो उस भोजन को ये बैक्टीरिया हमारे मुख में ही मार देंगे। इन लाइसोजाइम का काम है। इसको हम अपना प्रतिरक्षा, रक्षा करने वाला भी, पुलिसमैन भी बोल सकते हैं इसको। ये सबसे पहले रक्षा करता है वो भोजन की कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अगर एंजाइम की बात करें तो एंजाइम में टाइलिन, टाइलिन या इसी को हम बोलते हैं सैलाइवरी, सैलाइवरी एमाइलेज या लारी अमाइलेज। तो टाइलिन या लारी अमाइलेज ये एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। अब एंजाइम है तो कुछ ना कुछ तो काम कराता होगा भाई, तो इसकी बात हम देखते हैं कि ये क्या काम कराता है। ये आपका एंजाइम जो ये है टाइलिन, क्या काम कराता है, तो इसकी बात हम देखते हैं भाई। जो टाइलिन एंजाइम है ये हमारे मुख गुहा में जो हम स्टार्च लेते हैं उस स्टार्च का पाचन कराता है। याद रखना, केवल और केवल स्टार्च का पाचन कराएगा। यानी स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो मुख गुहा में केवल स्टार्च का पाचन होगा, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कराता है, तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका टाइलिन एंजाइम या सैलाइवरी एमाइलेज या लारी अमाइलेज एंजाइम कराता है। क्लियर बात यहां तक की? चलिए, तो आपका जो मुख गुहा वाला भाग था वो हमने भाग कर लिया है। लार ग्रंथियां हो गई, जीभ के बारे में हम पढ़ चुके, दांत के बारे में हम पढ़ चुके। तो हमारा पहला भाग जो आहार नाल का था, मुख गुहा, वो हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो मुख गुहा से जो भोजन निकलता है, मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को, याद रखिएगा ये बात, मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को क्या कहते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मुख गुहा से, हाँ, ये जो स्टार्च का पाचन हो चुका है, यहां से जो भोजन निकलेगा, याद रखना, मुख गुहा से, मुख गुहा से निकलने, मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को, मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को क्या कहते हैं, तो मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को बोलस फूड कहते हैं। बोलस फूड, बोलस भोजन, याद रखना ये बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, कि मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस फूड। इस बोलस फूड में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है, स्टार्च का पाचन हो चुका है, थोड़ा बहुत, इसके अलावा प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ, वसा का पाचन नहीं हुआ। अब ये बोलस फूड यहां से निकलकर ग्रास नली के रास्ते, ग्रास नली से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ आमाशय तक जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आमाशय के बारे में। तो अगला भाग होगा हमारा पाचन आहार नाल का आमाशय। चलिए, धन्यवाद।